नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वाध्याय के ऊपर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है आपकी आहड़ सभ्यता। हमने सभ्यताओं वाली जो सीरीज है वो शुरू कर दी थी आपके कहने पे। हमने इससे पहले कालीबंगा अच्छे से पढ़ी है। अगर जिस किसी भी व्यक्ति विशेष ने या स्टूडेंट ने नहीं देखी है कालीबंगा, तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को उसके बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हम लोगों की आहड़ सभ्यता। ठीक है, इसका जो मामला है ये भी 1953 में ही शुरू होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आगे बढ़ता रहेगा। 3 लोग इसके अंदर भी कार्यरत रहते हैं, इन पे हम आगे बात करेंगे कैसे किस प्रकार से। पहली बात ये है कि आहड़ सभ्यता कहाँ पे बसती है। ठीक है, किस नदी के किनारे बसती है। देखो अगर मैं बात बोल रहा हूँ सभ्यता की, तो ये क्लियर है किसी न किसी नदी के या झील के पास में ही बसी होगी, क्योंकि वहां पे जल का जो स्रोत है वो होना अनिवार्य है। ठीक है, तो हम बात जब करते हैं इस चीज को लेकर, आप टेलीग्राम और एप्लीकेशन वगैरह पे इसको स्कैन करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो आप लोगों को मिलती रहेगी। और कोई भी डाउट हो तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके उसको क्या कर सकते हो, डाउट को डाल सकते हो। डाउट का ऑप्शन मिलता है आपको एप्लीकेशन पे, उसमें डाउट डाल सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग नक्शे के अंदर। तो जैसे हम बात करें, जैसे यहाँ उदयपुर के पास में, तो यहाँ पे देखो एक नदी आप लोग सुनते हो आजकल, उसे हम बोलते हैं बेडच जो नदी है। ठीक है, इतिहास में भी आप लोगों ने इस नदी के बारे में बहुत सुना होगा। बेडच नदी के किनारे इस सभ्यता का क्या हुआ था मामला, उत्खनन मिलता है हम लोगों को। कंप्लीटली है कहाँ पे, ये ध्यान रखना उदयपुर में है। इसको और बोलते हैं हम लोग आयड नदी। ठीक है, तो 2 बात याद रखना। एक तो क्या याद रखोगे आप लोग, या तो आयड या हम बोल सकते हैं बेडच। ठीक है, बेडच नदी के किनारे पे इस सभ्यता का जो हुआ है उत्खनन हुआ है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ताम्र पाषाण कालीन है, इस चीज का भी ध्यान रहे आप लोगों को। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन है ये। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप लोगों को जो तांबे की धातु के जो यहाँ औजार वगैरह देखने को मिले हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ी थी कालीबंगा, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ये भी उसी प्रकार से आगे आएगी। ठीक है, हम बात करें इसके बारे में कि किस संस्कृति से जुड़ी हुई है या फिर कालीन है, तो हम कहेंगे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, विकास कहाँ हुआ है, विकसित कहाँ हुई है, तो ध्यान रखना बेडच नदी के पास। काफी बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि कहाँ पे है। ये बेडच नदी के पास में है। उदयपुर, जैसे आप लोग जैसे ही उदयपुर से थोड़ा ऊपर की तरफ निकलेंगे, तब आप लोगों को जो सूखा वाला जो पथरीला जो एरिया देखने को मिलता है, वही जो रास्ता है बेडच नदी का है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। काफी बार बरसात अच्छी होने के कारण या फिर अन्य जगह से पानी होने के कारण अच्छा खासा फ्लो रहता है, लेकिन ज्यादातर जो है वहाँ पे आपको कम पानी कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस मामले में कि भाई किस प्रकार से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि अन्य जो नाम हैं वो भी इसके आसपास की नदी और जो एरिया है उसके अनुसार है। हम बात करेंगे बनास की, बनास नदी से ही है मामला इसका, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे जाके बनास नदी मिलती है तो ये ध्यान रहे कि बनास संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दूसरा नाम अगर कोई पूछ ले तो ध्यान रखना बनास संस्कृति, हम कह सकते हैं बनास सभ्यता, या हम कह सकते हैं बनास नदी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। दूसरे हम बात करेंगे कि ताम्रवर्ती है, कैसा है, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जानते हैं हम इसको। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रहे कि अगर दूसरा नाम अगर आ जाए कि निम्नलिखित में से आप लोग आहड़ को क्या बोलोगे, तो ये नाम तो आपको क्लियर होने चाहिए। एक हम बोलते हैं धूल घाट, क्या बोलते हैं, धूल घाट, धूलकोट सॉरी, धूलकोट। ठीक है, धूलकोट बात करते हैं। एक हम बात कर सकते हो आघाट, जो हम दुर्ग की बात करते हैं, किसकी, आघाट दुर्ग के लिए। ये अन्य अन्य नामों से ये इस सभ्यता को जाना जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से। अब बात करते हैं उत्खनन। मैंने आपको कहा 1953 के अंदर इसका जो उत्खनन है, ये बात शुरू करते हैं अक्षय कीर्ति व्यास जी। कौन कर रहे हैं, सर्वप्रथम कौन करता है, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास जी करते हैं।
इसके बाद में 1956 में रतन चंद अग्रवाल जी करते हैं, ध्यान रखना 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल जी करते हैं। और उसके बाद में 1961 एंड 62 के अंदर एच डी सांकलिया करते हैं। ठीक है, तीनों के नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा लिख लेना उत्खनन में। उत्खनन करता, तीनों के नाम लिख लो आप लोग, आप लोगों के लिए तीनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हम पहले की बात करें 1953 के अंदर, अक्षय कीर्ति। ठीक है, और इसके बाद में 1956 में है, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 1961 से लेकर 1962 के लिए है। थोड़ा सा अगर आप लोग इस ट्रिक के बारे में ध्यान रखोगे तो थोड़ा सा इस चीज से रखना, कीर्ति चंद्र सांकड़िया, क्या याद रखोगे? कीर्ति चंद्र सांकड़िया, बस एक नाम इसे याद रख लो तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नाम याद रह जाएगा। क्या याद रखना है? कीर्ति चंद्र सांकड़िया। ठीक है, तो पूरी की पूरी सीरीज आपको याद रहेगी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, आयड रे कीर्ति चंद्र सांकड़िया, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। पहला नाम हो जाएगा अक्षय कीर्ति, आपको अक्षय कीर्ति व्यास जी हैं। दूसरा रतन चंद्र अग्रवाल है। काफी बार सिर्फ व्यास लिखा हुआ आ जाता है, तो ध्यान रखना भाई। ठीक है, एक लास्ट में आप लोगों का क्या रह जाएगा, आपका एच डी सांकड़िया रह जाएगा। ये मामला चलता है, तीन अलग अलग पीरियड्स में चलता है, 1953, 1956, 1961 से 62 के लिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा मामला उत्खनन को लेकर चल रहा होता है। ठीक है, अब उत्खनन हो रहा है तो इसकी स्थापत्य किस प्रकार से रही होगी? स्थापत्य का मतलब ये घर वगैरह जो मकान वगैरह वो किस प्रकार के बने होंगे, वो जो संरचना है वो संरचना किस प्रकार की रही होगी। यहां पर भी ध्यान रखना, कच्ची ईंटों के मकान बने हुए, मतलब सूर्य की रोशनी से पके हुए ईंटों का प्रयोग करके मकानों को बनाया गया है। ठीक है, और बड़े और कहते हैं ना चारों, वो कहते हैं ना जो चौकोर मकान थे, यहाँ पे बड़े थे और चौकोर मकान जो होते हैं पूर्वज से इस प्रकार से बने। बहुत बड़ा आंगन होता है, आंगन के पास में जो है वो छोटे छोटे आपको कमरे देखने को मिलते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट इसमें था। जब हम लोग मकान की कारीगरी देखते हैं, जब हम चूल्हों को देखते हैं, यहाँ पर दो मुंह वाले चूल्हे देखने को मिलते हैं, यहाँ पर 6 से 7 एक साथ चूल्हे देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो कहते हैं ना कि भाई एकल परिवार नहीं, संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को आर्ट सभ्यता के अंदर देखने को या फिर समझने को मिलता है। इन चीजों को देखते हुए देखो चीजें क्या रही कैसी नहीं रही, हम एक कल्पना करते हैं उस वक्त में, उस परिस्थिति में जिस प्रकार का सामान हम देख रहे होते हैं, वहीं से ही हम एक कल्पना मात्र करते हैं कि इस प्रकार से रहा होगा। अब होगा ही, ये तो देखो फिक्स कहीं किसी को कुछ पता होता नहीं है, क्योंकि देखो खोदते वक्त क्या चीजें मिल रही है, कुछ टूट भी जाती है, कुछ मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे हमें अवशेष मिलते हैं, उन अवशेष को देखते हुए हम एक कल्पना करते हैं। वो कल्पना ही मैं हम लोगों आप लोगों को बता रहे हैं। यही कल्पनाएं, यही अवशेष किन लोगों को मिले हैं वो आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, अक्षय जी हैं, ठीक है, साथ ही साथ आप लेके के चंद्र हैं, उसके बाद आपके सांकलिया जी हैं। इन लोगों को ये अवशेष मिले, उन्होंने उसी प्रकार से एक कल्पना की और वो कल्पना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बस मामला यही है सभ्यताओं का। ठीक है, रियलिटी क्या है, यही रहा होगा, ये दावा ना मैं कर रहा हूं और इनका जो कर रहे हैं, ये सीधी सी बात है कि भी एनसीईआरटी की किताबों में इस प्रकार से मामले लिखे हुए हैं। और सीधी सी बात है, पुरातात्विक विभाग से जुड़े हुए लोग जब हम कहते हैं ना कि भाई पीएच स्केल वगैरह का यूज में करके उस समय की जब गणना करते हैं, तो उस समय की गणना के अनुसार ही ये चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि उस वक्त की है या फिर नहीं है। ठीक है, तो स्थापत्य में आप लोग छोटे छोटे जो पॉइंट है वो बना के लिखोगे। स्थापत्य में लिखिए आप लोग। ठीक है, सूर्य की रोशनी या फिर हम कहें सूर्य की धूप से, धूप से पक्की ईंटों का प्रयोग। ठीक है,
बड़े मकान। अब बड़े मकान में आप लोग बोल सकते हो चौकोर टाइप के मकान हो सकते हैं। किस प्रकार के हैं? चौकोर टाइप के हैं, ये ध्यान रखना। तीसरा आप बोल सकते हो नालियां वगैरह जो है वो भी इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। छत पर आपको बांस बिछा हुआ मिलता है, बांस पर मिट्टी बिछाते हैं ना, आज के टाइम में आप लोग गांव वगैरह में देखते हो, है ना, इस प्रकार से छत पर बांस बिछाकर मिट्टी का लेप। ठीक है? नालियों का प्रयोग। इस प्रकार से आपको स्थापत्य कला के अंदर आप लोग इन चीजों को लिख सकते हो कि क्या रही होगी, कैसे रही होगी। अब बात करते हैं साक्ष्य के रूप में आपको बर्तन भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली हम बात कर सकते हैं जो मिट्टी के जो बर्तन हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना, धान को एकत्रित रखने के लिए भी वहां पे आप लोगों को बर्तन देखने को मिलते हैं। मतलब बड़े बर्तन भी थे वहां पे। किस प्रकार से? किसी भी धान वगैरह को रखने के लिए हम लोग कहते हैं ना कि पहले एक छोटा सा, अपना गाँव में देखा होगा, बड़ी बड़ी मिट्टी की पहले से बनी हुई होती है। मिट्टी की नहीं तो हम कह सकते हैं गोबर को लेप कर, मिट्टी के साथ में गोबर को मिलाकर लेप कर उस खंड को बनाया जाता है, जिसमें गेहूं को क्या करें, स्टोर करके रखा जाता है। और नीचे उसमें क्या रहती है, एक जगह रहती है जिसको टाइम वक्त वक्त पे खोलते हैं, गेहूं जितना चाहिए उतना निकाल लेते हैं, वापस से उसको बंद करके वापस से उसके चारों ओर क्या करते हैं, मिट्टी लगाकर उसको प्रॉपरली बंद कर दिया जाता है, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई भी कीड़े वगैरह ना लगे। तो उस प्रकार के बर्तन भी वहां पे देखने को मिले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बर्तन के बारे में लिख लो। आप लोग गांव के थोड़ा से परिवेश पे रहने वाले हो तो आप लोगों को ये बातें नॉर्मल लगेगी कि हाँ, इस प्रकार के तो सर हमने बचपन में हमारी दादी के पास में इस प्रकार से देखी है चीजें। पहले के टाइम में क्या होता था, जो दही जिमाते थे तब कौन से फ्रिज थे रे, ठीक है, बढ़िया सा छाना बना रहता था, उस छाने के नीचे दही का जो लोटा होता था वो रख देती थी दादी जी, ठीक है। और उसी में सुबह देखते मस्त दही बन के मिल जाती थी अपने तो किसी प्रकार से कोई भी फ्रिज वाला कॉन्सेप्ट था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। और वो भी उसकी छाने के नीचे क्यों रखते थे, थोड़ा सा यूं हल्का सा मिट्टी में खड्डा करके उसके अंदर रखा करते थे। लोटा हो गया, फिर डेगची हो गई। डेगची समझते हो? आजकल के टाबिर समझे नहीं समझे, डेगची नाम की भी चीज होती है, ठीक है। कभी घर में जाके अपने मम्मी पापा को पूछना, जो राजस्थान के लोग रहे प्योरली और जो गांव परिवेश से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि डेगची क्या होती है, ठीक है। आइए इसमें लिख लेते हैं हम लोग बर्तन किस प्रकार से मिट्टी के बर्तन है। दोनों ही है भाई, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। ठीक है, रंगाई किए हुए हैं बर्तनों पर, रंगाई की हुई मतलब जो वाइट कलर की जो लाइन खींचते हैं बर्तन के ऊपर हम लोग, उस प्रकार से, ठीक है। और इन्हीं बेसिक स्थानीय भाषा में उन बर्तनों को हम लोग गोरे और कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे और कोट। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। स्थानीय भाषा में उन बर्तन को क्या कहते हैं? एक गोरे और कोट कहते हैं। कोट कहा जाता है। बड़े बर्तन है उसके लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस प्रकार से कुछ बना होता है, देखो। उसके ऊपर बड़े तरीके से इसको बंद किया जाता है, नीचे यहाँ पे खड्डा जहाँ से आराम से गेहूं वगैरह निकल सके। और इसके ऊपर क्या है, वाइट कलर की इस प्रकार से यूं मतलब लाइनें वगैरह बनाई हुई थी। ऐसा मामला है, ठीक है? देखेंगे आगे तो बर्तन किस प्रकार से क्या मामला हैं, ठीक। ये इसके अवशेष आपको देखे, देखो फोटो में थोड़ी सी टूटा हुआ सा मामला मिला था, तो अवशेष कुछ इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो काल के ना लाल रंग के, और बात करें वो लाल रंग के ऊपर देखो, ये वाइट वाइट जो है वो कलर कुछ कुछ के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें मिली हैं वहां पे। अब बात करते हैं हम लोग कृषि को लेकर कि भाई कृषि किस प्रकार से है। कृषि व व्यवसाय।
थोड़ा-सा इस मामले को भी देख लेते हैं कि कैसे किस प्रकार से, ठीक है। देखो मेनली वहाँ पे आप लोगों को बैलगाड़ी के जो मामले हैं वो देखने को मिलते हैं। आपको जो कहते हैं ना कि धातु से बने हुए बैलगाड़ी के कुछ चित्र वगैरह जो है, छापे वगैरह जो वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसका मतलब वहाँ पे पशु पालन वाला जो मामला था वो चलन में ज़रूर था। और कृषि के अंदर जैसे गेहूँ हैं, जौ हैं, ज्वार हैं, इन फसलों के आपको अवशेष मिलते हैं, ठीक है। किस-किस के मिलते हैं आप लोगों को? गेहूँ, जौ, ज्वार, के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखना। और पशुपालन मैंने आपको बता ही दिया साथ ही साथ। पशुपालन का कॉन्सेप्ट इसमें रहा था। तो खाने के लिए मामला हो गया, व्यवसाय के लिए भी मैंने आपको बता दिया क्या किया करते थे, किस प्रकार से करते थे। मोहरें मिली थी भई उस वक़्त में, क्या मिली थी आप लोगों को? मोहरें मिली थी। अब साथ ही साथ में 2-3 बातें और भी बताऊँगा आपको। देखो मोहरें कुछ इस प्रकार से हैं, मोहरे और ठप्पे होते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए आहड़ से यहाँ पे जो संग्रहालय बना हुआ है उसके अंदर रखी गई है। आहड़ के ऐतिहासिक स्तर पर प्राप्त मोहरे व ठप्पे। इस प्रकार से चीजें हैं। और भी देखो इस चीज में आप लोगों को तांबे के उपकरण मिले हुए हैं, जो तांबे को धातु से बने हुए उपकरण हैं, वो कुछ इस प्रकार से बने हुए उपकरण आप लोगों को वहां पे मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई या तो जानवरों की शिकार करने के लिए साथ साथ में ये बनाए गए होंगे, ठीक है, या फिर खेती बाड़ी करने की सहायता के लिए भी इनको यूज में लिया गया होगा। और बात करते हैं हम लोग, शंख पक्की मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां मिली थी, ठीक है। हम लोग बात करते हैं शंख, देखो देखो यहाँ पे, ये देखो इनका प्रयोग किया गया है। और पक्की मिट्टी की जो आपको चूड़ियां देखने को मिलती है, देखो ये रही चूड़ी, ये छोटे छोटे भाग हैं उन चूड़ियों चूड़ियों टूटी हुई जो मामले है, उस प्रकार के वहां पे चीजें मिली थी अपने को। और बात करें कि भी किस प्रकार से और भी अन्य चीजें हैं देखने को मिलती है, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से वहां पे आप लोगों को जो शरीर को साफ रखने के लिए कहते हैं ना, मेल उतारने के जो बर्तन हैं, जो कहते हैं शरीर में एडी वगैरह घसते हैं तो मिट्टी के मिलते हैं ना अपने को, जाके देखना कभी, कुम्हार वगैरह जो होते हैं बेसिकली जो घड़े वगैरह बनाते हैं, वहां पे कहते हैं शरीर को घसने के लिए आप लोगों को एक बट्टी मिलेगी, ठीक है। उस प्रकार की बट्टी अपने को वहां से मिली है, ठीक है। तो वो चीज इस प्रकार से मेल वगैरह उतारने के लिए, तो वो मामला इस प्रकार से रहा। और पत्थर पे मिट्टी के जो मणके बनते हैं, जो कहते हैं ना माला वगैरह पहनने वगैरह जो चीजें करती है, तो वो चीजें भी वहां पर उस स्थिति में हम लोगों को मिलती है। स्थिति कैसी है ये आपके सामने इन चित्रों के अंदर है, ताकि आपको किसी प्रकार से ज्यादा समस्या इसमें ना आए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में कि किस प्रकार से कैसे। देखो मैंने आपको बताया कि देखो बड़ा जो है चौक मिलता है, चौक के चारों ओर क्या है, मकान मतलब कमरे बने हुए दिखते हैं। इसका मतलब संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट था वहां पे, ठीक है। घर में 4 से 6 चूल्हे के जो मुंह हैं वो अपने को देखने मिलते हैं। अनाज रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन देखने को मिलते हैं। अब बड़े बर्तन क्यों होंगे? क्योंकि वहां पे संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट रहा होगा। तो हम लोग बात ध्यान रखना हमेशा से कि अगर को हम बोल रहे हैं कि संयुक्त परिवार, ठीक है, कि संयुक्त परिवार, तो एक प्रश्न होना चाहिए, सर आप संयुक्त परिवार क्यों बोल रहे हो? आपको क्या पता कि संयुक्त परिवार थे कि नहीं थे? तो इसमें देखो कि नंबर 1 आता है कि 4 व 6 चूल्हे एक साथ, ठीक है। दूसरे हम बोल सकते हैं बड़ा आंगन, ठीक है। इसके बाद में हम लोग तीसरा बोल सकते हैं अनाज के लिए बड़े बर्तन, ठीक है। तो जब इतनी सारी चीजें अपने को देखने को मिली है, इसका मतलब संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट रहा होगा, इस वजह से बोला जा रहा है, ठीक है। अब ईरान के साथ में व्यापार का कैसे पता चलता है, तो वहां पे जो है व्यापार में एक लाइन लिख रहा हूं, दो जगह से आपको व्यापार की बातें थोड़ी बहुत समझ में आएगी, एक तो यूनान से और एक ईरान से। तो व्यापार में देखो पहले तो हम लिख देते हैं व्यापार, एक तो आपको ईरान से मिलता है, एक आपको यूनान से मिलता है। दो जगहों से बातें आपको देखने को मिलती हैं। अब बात करें कि सर ईरान से क्या है, तो ध्यान रखना बिना हत्थे की सुराही मिलती है, जो पानी डालते हैं या फिर किसी प्रकार से कहते हैं चाय वगैरह डालते हैं। तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि हत्थे वाला कार्यक्रम था,
ठीक है, क्या था, हत्थे वाला, जो कप वगैरह देखते हो हत्थे वाला। बिना हत्थे का जो मामला है वो ईरानी जो लोग होते हैं वो लोग यूज में लेते हैं किसी प्रकार का कोई तरल पदार्थ सर्व करने के लिए या फिर पकड़ाने के लिए, ठीक है। सुराही वगैरह होती है, आप लोग देखते हो ना, ठीक है, उस प्रकार से। तो ध्यान रखना, बिना हत्थे की। पानी पात्र, ठीक है। और बात करें यूनान के लिए, तो यूनान के वहां से जो आप लोगों को चीजें जो आप लोग देखते हो कि किस प्रकार से क्या है, तो कुछ मूर्तियां और कुछ ठप्पे मिलते हैं, ये ध्यान रखना। कुछ मूर्तियां और क्या मिलती, कुछ ठप्पे मिलते हैं, ये थोड़ी सी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ईरान के लिए एक चीज और भी है आप लोगों के लिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लेपिल लाजुली मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है, लेपिस लाजुली देखने को मिलती है। प्रिंट, प्रिंट वाला मामला जो है आप लोगों को यूनान से देखने को मिल रहा होता है। इतना उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कि किस प्रकार से क्या मामले रहे हैं, ठीक है। यूनान से आप लोगों को थोड़े सिक्के, सिक्के का भी ध्यान रखना भाई, सिक्के वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कैसे है, किस प्रकार से है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा मामले में आगे बढ़ते हैं कि कैसे किस प्रकार से चीजें रही होगी। अब आभूषणों के मामले में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे चीजों को देख सकते हैं। अब बात है कि सर एक साथ चूल्हे बोल रहे हो, दो चूल्हे बोल रहे हो, वो किस प्रकार से हैं, तो उनको भी थोड़ा सा देख लो। देखो ये रहे, देखो ये देखो, एक साथ में चार पांच चूल्हे एक साथ हैं। ये दो मुख के चूल्हे हैं, दो मुंह वाले जो चूल्हे होते हैं ना, उनमें मिला है मामला। थोड़ा सा इसमें लिख लेना, मैं बताना भूल गया हूँ। ठीक है, ओके, डन, ठीक। तो दो मुंह वाले जो चूल्हे हैं वो भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि भी किस प्रकार से कैसे। ये देखो, ये दो मुंह वाले चूल्हे हैं, तो लिख लेते हैं यहीं पे साइड में, ठीक है। ये संयुक्त परिवार के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 4 व 6 एक साथ चूल्हे, ठीक है। ये थोड़ी बहुत बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी कोई खास मामला यहाँ से अपने को ऐसा नहीं है कि भाई ये चीजें हैं, वो चीजें, ठीक है। आर्ट में ये नॉर्मल नॉर्मल बातें अगर आप लोग याद रख लेते हो तो आर्ट वाला मामला आपका कॉन्सेप्चुअली क्या है, क्लियर है। मेनली जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों से यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, किसके नजदीक है, कौन सा जिला लगता है, ठीक है। उत्खनन किस किसने किया था, या फिर उत्खनन किस व्यक्ति ने कौन से सन में किया था, ठीक है। संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट क्यों है, निम्नलिखित में से कौन सा जो रीजन है जो इंडिकेट करते हैं कि ये आप लोगों के संयुक्त परिवार वाला मामला रहता है, ठीक है। इसके बाद में चूल्हे वगैरह जो है वो कितने मुख वाले हैं, दो मुखी चूल्हे यहीं पे मिले, ये बात भी ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। मतलब एक साथ दो काम हो सकते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े आंगन मिले हैं, आंगनों के साइड में कमरे बने हुए हैं, जिससे संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आहट जो सभ्यता है वो कंप्लीटली अब मैंने आप लोग करवा दी है। किसी प्रकार से कोई भी छोटा मोटा अगर कोई पॉइंट बुझ जाए तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप लोग मुझे बता देना कि किसी भी प्रकार का कोई भी अगर पॉइंट बचाओ। मेरे हिसाब से मैंने कुछ भी आप लोगों के लिए छोड़ा नहीं है। बस मामला इतना ही है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगाना है कि क्या होगा, किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो अब आप लोगों की पढ़ाई पे है, तैयारी पे है कि कितनी अच्छी आप लोग तैयारी करते हो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।